हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे एक सिद्धांत जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो आज हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सबसे पहले हम इसमें इसकी भूमिका देखेंगे। प्लेट विवर्तनिकी तो सब लोग सुने होंगे इसका नाम। देखिए जो हम जानते हैं हमारी पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और जो पृथ्वी की सतह है ये अस्थायी एवं परिवर्तनशील है, यानी जो पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट है या परपटी है ये परिवर्तनशील है, गति कर रही है। पृथ्वी की सतह पे जितने भी होने वाले परिवर्तन हैं, जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पे जितने भी होने वाले परिवर्तन हैं क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है इसके आंतरिक व बाह्य जो शक्तियां होती हैं। हम कह सकते हैं कि अंदर से इसको कह सकते हैं आंतरिक बल या अंतर्जात बल, और इसमें जो पृथ्वी के धरातल पे जो शक्तियां कार्य करती हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि बहिर्जात बल या बाह्य बल। तो ये दोनों शक्तियों का संयोग हमें प्लेट विवर्तनिकी में देखने को मिलता है। और सतह पर जो परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की सतह पे, तो इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है इस परिवर्तन को समझाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे जो है प्रमाणित माना जाता है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये संबंधित है इन प्लेटों की गति को समझाने के लिए। देखिए यदि हम बात करेंगे जो प्लेट विवर्तनिकी है, जो प्लेटों की जो गति होती है इनका क्या कारण है। सिर्फ एक प्रतिपादक इसके नहीं माने जा सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के एक प्रतिपादक है। इसका सिद्धांत कई भूगोलवेत्ताओं को जाता है या फिर बहुत सारे कई सिद्धांतों का कह सकते हैं कि संयोग है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें सबसे पहले समझाने का प्रयास हम देखें तो सबसे पहले आया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया वेगनर का। उसके बाद आता है सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर इस प्लेट विवर्तनिकी को क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें हो गया आपका महाद्वीपीय विस्थापन, और फिर इसके बाद आता है आपका सागर नीतल प्रसरण। तो ये दोनों सिद्धांतों के आने के बाद कह सकते हैं कि इनका भी मिला जुला रूप हमें प्लेट विवर्तनिकी में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास, जो देखते हैं कि कैसे हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास। देखिए इसमें जो है सबसे पहले प्लेट शब्द जो उत्पन्न हुआ, हम इसमें देखते हैं कि जो प्लेट शब्द दिया गया था सबसे पहले 1955 में देखने को मिलता है कि ये आया। ये थे इनका नाम है आपका जे टूजो विल्सन। तो इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था प्लेट का, और ये जो है कनाडा के भूवैज्ञानिक माने जाते हैं। कनाडा के भूवैज्ञानिक हैं जे टूजो विल्सन, और इन्होंने ही क्या दिया था, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद आते हैं देखने को मिलता है इसमें हमें वर्ष 1967 ईस्वी में मैकेंजी के बाद मैकेंजी और पार्कर। इसमें मार्गन भी आते हैं, मार्गन व पार्कर। तो देखिए ये जो तीन कहें कि भूगोलवेत्ता हैं, इन तीनों के विचारों का जो कह सकते हैं कि समन्वित या समन्वय के फलस्वरूप हमें जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखने को मिलता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कह सकते हैं कि इन तीनों द्वारा दिया गया है, या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जनक जो है माने जाते हैं ये तीनों विद्वान। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो इन तीनों का नाम हमें महत्वपूर्ण याद रखना है, ध्यान देने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्लेट शब्द आपको दे दिए जे टूजो विल्सन, ये कनाडा के हैं, ये उन्होंने दिया था 1955 में ये शब्द, और 1967 में ये थ्योरी आई आपका
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर द्वारा लाया गया। तो आइए इसमें सबसे पहले हम प्लेटों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी प्लेटें क्या है और प्लेटें कितने भागों में बांटी गई हैं पृथ्वी के धरातल पे। देखिए जो प्लेटें हैं ये स्थल मंडल के बृहद भाग को हम प्लेट कहते हैं और इसकी जो विस्तार क्षेत्र है क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल है इसको शामिल किया जाता है। इसे हम स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये है प्लेटों की संरचना लिथोस्फीयर में होती है। लिथोस्फीयर ये प्लेटों का भाग है और इसकी जो मोटाई है ये 5 किलोमीटर से लेकर के हमें 200 किलोमीटर तक इसकी मोटाई देखने को मिल जाएगी प्लेटों की। देखिए ये जो प्लेटें इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका महाद्वीपीय प्लेट और जो दूसरा प्रकार है इसे हम देख सकते हैं बांटे हैं महासागरीय प्लेट के रूप में। तो हमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें देखने को मिल जाएंगी धरातल पे और ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें मिला करके मुख्य रूप से हमें 7 प्रमुख प्लेटें देखने को मिलती हैं। प्रमुख 7 प्लेटें हैं। इसमें इसके नाम है, सबसे जो इसमें बड़ी प्लेट आपको मिल जाएगी प्रशांत प्लेट। तो जो प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट जो है ये है एक सबसे बड़ी प्लेट है और इसके साथ ही साथ ये क्या है आपकी महासागरीय प्लेट भी है। तो प्रशांत हो गए, उसके बाद हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। इसी तरह फिर अगली हो जाएगी आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। नेक्स्ट होगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इसके बाद आएगा आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक प्लेट। उसके बाद होगा आपका अफ्रीकी, अफ्रीकी और एक हो गया आपका यूरेशियाई। तो यूरेशियन प्लेट ये आपके प्रमुख प्लेटें होंगे, कह सकते हैं कि 7। ये होगी आपकी प्रशांत प्लेट, दूसरी होगी उत्तरी अमेरिका, तीसरी दक्षिणी अमेरिका, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलिया, पांचवा अंटार्कटिका, छठा हो गया आपका अफ्रीकी व 7वां हो गया यूरेशियन प्लेट। तो ये आपकी 7 प्रमुख प्लेटें हो गई। देखिए पृथ्वी की पपड़ी के इन प्लेटों जैसे हिस्सों को ही टेक्टोनिक्स प्लेट या हम इसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेटें ही 7 प्लेटें ही इसके साथ साथ हमें और भी गौर छोटी छोटी प्लेटें मिल जाएंगी। तो ये जो 7 प्रमुख प्लेटें हमेशा गति करती रहती हैं, गतिमान रहती हैं और आपस में मिलने पर ये सीमाओं का निर्माण करती हैं और उन्हीं सीमाओं के सहारे ये गतिशील होती रहती हैं। हम देखेंगे उन सीमाओं को भी। तो आइए इन प्रमुख 7 प्लेटों को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया आपकी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। इसके बाद इसके ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा उत्तरी अमेरिकी प्लेट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अफ्रीकन प्लेट और इसी से सटी हुई आपको यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप के साथ ही साथ ये हो गया आपका, इधर हो गया कमचटका प्रायद्वीप होते। देखिए ये आपको हो गया यूरेशियन प्लेट, ये होगी आपकी इंडियन प्लेट। ये इसमें माना जाता है इंडियन और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके ये 2 प्लेटों के नाम से इसे हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी एक प्लेट हो गई, ये प्लेटें एक रूप में मानी जाती है। और दक्षिण में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अंटार्कटिका प्लेट। तो हो गई आपकी प्लेटें और ये आपका इस साइड देखने को मिल जाएगा आपका प्रशांत प्लेट।
तो देखिए ये आपको उत्तरी अमेरिका हो गई, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीकन प्लेट हो गई, और ये हो गई आपका यूरेशियन। इसमें यूरेशिया, एशिया और यूरोप दोनों का मिला जुला जो भाग है, कह सकते हैं इसको यूरेशियन। और ये हो गया आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये हो गई आपकी, और ये हो गई प्रशांत। ये आपकी मुख्य प्लेटें हैं। तो प्रशांत प्लेट कह सकते हैं कि ये एक तरह से महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। और इसी में जो हम अटलांटिक महासागर देखते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर कहें कि इन्हीं प्लेटों के साथ गति कर रही है। यहाँ से रीच की सारी ये विभाजित है, और कहें कि ये दोनों प्लेटों, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप और फिर दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका के रूप में ये बटी हुई हैं। इसका सीमांत भाग कह सकते हैं कि इन महाद्वीपीय प्लेटों का सीमांत भाग का निर्माण करता है। ये हो गया आपके अटलांटिक जो महासागर देखने को मिलता है। ये हो गया आपका अंटार्कटिक प्लेट। देखिए इन प्रमुख प्लेटों के अलावा हमें मुख्य गौड़ प्लेटें भी, छोटी छोटी प्लेटें देखने को मिल जाएंगे। तो हमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें उत्तरी जो अमेरिका है इसके नीचे, इस मैक्सिको के भाग के नीचे हमें देखने को एक मिल जाता है जो दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक नजिका प्लेट मिल जाएगी। ये भी कह सकते हैं गौड़ प्लेट है या छोटी प्लेट है, मध्यवर्ती प्लेट कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी कोकोज प्लेट। यहाँ पे कोकोज प्लेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट हमें देखने को मिलती है, इसका नाम है स्केसिया। इसका भी, इन सबको भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्योंकि छोटी छोटी हैं, लेकिन ये मुख्य प्लेटें हैं जो गौड़ प्लेटों में भी, तो इनका नाम पूछ लिया जाता है। इसके साथ यहाँ पे हम अरब देखते हैं, तो यहाँ पे अरेबियन प्लेट जो अरब है, ये भी एक गौड़ प्लेट का रूप है। ये हो गई आपकी अरेबियन प्लेट। यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट यहाँ पे, तो ये मुख्य जो है गौड़ प्लेटें, कोकोज, नजिका, स्केसिया हो गए यहाँ पे, स्केसिया, फिर अरेबियन और फिलीपींस। ये एक यहाँ पे जुआंडो फिका प्लेट एक हमें यहाँ पे कैलिफोर्निया के उत्तर में अमेरिका से लगा हुआ यहाँ पे प्लेट मिल जाएगी। तो ये गौड़ प्लेटें हैं, ध्यान रखने योग्य। ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए प्लेटों से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्लेटों के संचलन का कारण, कि प्लेटों के संचलन का कारण क्या है। तो देखते हैं इसमें प्लेट्स के संचलन का कारण। देखिए प्लेटों के संचलन के बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। इसमें सबसे मुख्य तो माना जाता है आपका क्या, संवहन तरंग। जो संवहन तरंग होती है ये मुख्य माना जाता है, मुख्य कारक के रूप में है आपका संवहन धारा या तरंग, इसे तरंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसके अलावा कटक दबाव, स्लैब खिंचाव को भी सम्मिलित किया जाता है जो प्लेटें इनके संचलन के लिए। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका संवहन जो धारा है, इन्हीं का सर्वाधिक योगदान है। देखिए हम इसमें देखते हैं कि जो संवहन धाराएं होती हैं, इन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित जो भी पदार्थ होता है, या मैग्मा हो सकता है या मेंटल प्लूम जो होता है, वहां पे जब जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने की वजह से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, और इन तरंगों के चलने की वजह से ही प्लेटों का भी संचलन हमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें हम इसको समझते हैं कैसे संवहन धाराएं चलती हैं। देखिए जो पृथ्वी का आकार होता है, इसके बीच में हमें देखने को मिल जाएगा कोर के ऊपर हमें संरचना मिल जाएगा मेंटल का। 3 परतों में से बांटा गया है। तो सबसे आंतरिक भाग को हम कोर के नाम से जानते हैं। ये जो इसका आंतरिक भाग हो गया आपका कोर, और ये हो गया मेंटल। और मेंटल के ऊपर हमें देखने को मिलता है क्या, क्रस्ट जिसे हम परपटी के नाम से जानते हैं या भूपर्पटी। तो ये जो है सबसे पतली परत मानी जाती है, लेकिन इसका विस्तार देखें तो सबसे अधिक होगा। देखिए जो ये मेंटल है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग को हम जानते हैं दुर्बल मंडल के नाम से। इसे हम दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि दुर्बल मंडल के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दुर्बल है,
दुर्बल का मतलब ये जो है, ये इसका भाग होता है, ये अर्ध तरल अवस्था में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड में मिल जाएगा। और इसी के ऊपर कहा जाता है कि जो प्लेटें हैं वो संचलन करती हैं, गति करती हैं। ये हो गया आपका, इसे हम जानते हैं एस्थेनोस्फीयर के नाम से। और जो स्थल मंडल का भाग है, ऊपर जो क्रस्ट का भाग है, इसे हम जानते हैं लिथोस्फीयर के नाम से। ये आपका स्थल मंडल हो गया, इसे स्थल मंडल, और ये हो गया आपका दुर्बल मंडल। तो देखिए, इसी दुर्बल मंडल पे ये स्थल मंडल जो है ये गतिशील है, गति कर रहा है। और जो स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल पे भी हमें दो प्लेटें देखने को मिल जाएंगी। एक हो जाती हैं आपकी महाद्वीपीय प्लेटें और एक होती हैं महासागरीय प्लेटें। तो देखिए, इसी रूप में हमें महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटें देखने को मिलती हैं। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं उनकी जो ऊंचाई होती है अधिक होती है, वो अधिक ऊंची होती हैं, इनका जो डेंसिटी होता है कम होता है। और जो महासागरीय प्लेटें होती हैं उनकी ऊंचाई उनकी अपेक्षा कम होती है महाद्वीपीय प्लेटों की, और ये क्या होती हैं, ये ज़्यादा डेंस होती हैं। तो यही जो आपका हो गया दुर्बल मंडल, यहीं से तप्त स्थल कुछ स्थल भाग होते हैं। कहें कि एक सर्कल होता है तापमान का, या कह सकते हैं कि चेंबर ऑफ हाई टेम्परेचर एक भाग होता है, वहाँ से ही ये जो होती है संवहन धाराएं जनरेट होती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो इसी भाग से हमें संवहन धाराएं ऊपर उठती हुई नज़र आती हैं, और ये क्या होती हैं, ऊपर की तरफ जनरेट होती हैं, ऊपर की तरफ गति करती हैं। और जैसे ये ऊपर की तरफ जाती हैं, स्थल खंड से टकराती हैं, तो फिर यदि उनका ऊपर नहीं निकलने का मार्ग है, और फिर ये भी कारण है कि ऊपर जाके जैसे गर्म होता है संवहन धाराएं, वैसे उत्पन्न होती है। जैसे जल राशि भी है, तो बहुत यदि गर्म होने लगता है तो क्या होता है, जो गर्म भाग होता है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ गतिशील होता है। और फिर जैसे वो ठंडा होता है तो ठंडा वाला भाग क्या होता है, वो नीचे की तरफ उतरने का प्रयास करता है। तो फिर ये नीचे क्या होता है, भार अधिक होने की वजह से वो नीचे की तरफ फिर गति करता है। तो इस तरह से हम किसी भी अपने वायुमंडल में भी या जल में भी संवहन धाराएं देख सकते हैं कि संवहन धाराएं जिस तरह से हमारे वायुमंडल, हमारे जल मंडल में जैसे क्रियाशील होती हैं, उसी तरह से ये हमारे पृथ्वी के अंदर ही संवहन धाराएं देखने को मिलती हैं। और ऐसे ये उठती हैं और पुनः फिर क्या होती हैं, विपरीत दिशा में प्रसारित होकर के फिर ये नीचे उतरने का प्रयास करती हैं। तो फिर क्या होता है कि जहाँ पे ठंडी होती हैं भारी होकर, फिर वो नीचे की तरफ गतिशील हो जाती है, नीचे उतरती हैं। तो यही कारण है कि संवहन धाराओं को माना गया है जिम्मेदार, कि ये जो प्लेटें हैं इन संवहन धाराओं की गति के साथ ही गति करती हैं। जैसे यहाँ पे बल लगेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये दो प्लेटें हैं तो दो प्लेटें फिर इसी के साथ ही संवहन धाराओं के साथ ही विपरीत दिशा में क्या होंगी, मूव होंगी। तो यहाँ से ये मूव हो जाएंगी विपरीत दिशाओं में। जहाँ पे दो संवहन धाराएं हैं जैसे मिल रही हैं, मान लीजिए कि यहाँ से संवहन धाराएं उठ रही हैं और यहाँ पे जाके मिल रही हैं दो संवहन धाराएं, तो यहाँ पे मिलेंगी और फिर यहाँ पे नीचे उतरेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो द्वीपीय महासागरीय प्लेटें हैं यहाँ पे हमें ट्रेंच खाइयों का निर्माण देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दो प्रकार के हमें कहें कि जो संवहन धाराएं हैं, संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में हमें तीन तरह से गति देखने को मिलेगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं प्लेट संचलन के कारण। तो हम देख लिए कि संवहन धाराएं महत्वपूर्ण कारक के रूप में इसमें कार्य कर रही हैं। और जो प्लेट संचलन है इसके प्रकार कितने हैं, जो प्लेट संचलन का प्रकार है, तो देखिए हमें प्लेट संचलन के प्रकार तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। आप पहला देखेंगे, पहला हम देखते हैं इसमें हम देखने को मिलता है अपसारी प्लेट संचलन। अपसारी संचलन, देखिए अपसारी संचलन में क्या होगा, तो अपसारी संचलन में ये होता है कि जो प्लेटें होती हैं इसमें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे से विपरीत जाने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि इसमें इनका क्या होगा, डायरेक्शन प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी संवहन धारा यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। ये जो संवहन धाराएं हैं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो यहाँ पे आरोही धाराओं की वजह से ये संवहन धाराओं के साथ ही ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी। तो ये हो गया आपका अपसारी संचलन। दूसरा होता है, जो दूसरा प्रकार है संचलन का, इसको हम जानते हैं, इसे कहेंगे अभिसरित संचलन।
सारे संचलन, यानी ये हो गया आपका कन्वर्जेंट मूवमेंट यहाँ पे होता है, और ये हो गया आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, और जो कन्वर्जेंट होता है उसमें पास आएंगे। तो इसी के विपरीत इसमें देखने को मिल जाएगा हमें। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दो प्लेटें हैं, तो दो प्लेटें इसमें क्या करेंगी, इसमें अब एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे, इस डायरेक्शन में ये गति करेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो समान धाराएं हैं नीचे की तरफ उतर रही हैं, पृथ्वी के धरातल के अंदर, क्रस्ट के अंदर ये धाराएं नीचे की तरफ उतर रही हैं या नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, या कहें कि अवरोहण हो रहा है। जैसे जहाँ पे संचलन धाराएं ऊपर की उठती हैं इसको कहते हैं संवहन धाराओं का आरोहण। आरोहण गति यानी ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इसे कहेंगे अवरोहण। यहाँ पे आपका हो गया आरोहण, आरोहण संवहन धारा, और यहाँ पे हो गया आपका अवरोहण, यानी अवरोहण में नीचे की तरफ उतर रही हैं। तो यहाँ पे दो प्लेटें हैं, पास आएंगे, तो पास आएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि इसे हम विनाशात्मक सीमा भी कहते हैं, और इसे कहेंगे रचनात्मक। इसे रचनात्मक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से जो दूर हट रही हैं तो यहाँ का मैग्मा ऊपर आ करके और नई क्रस्ट का निर्माण करता है, इसमें मिलता जाएगा, मैग्मा नीचे से उतर करके मिलता जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नए क्रस्ट का निर्माण कर रही हैं, इसलिए जो अपसरित संचलन होता है तो यहाँ की सीमा को हम कहते हैं क्या, इस भाग को कहते हैं रचनात्मक, रचनात्मक सीमा है ये। और यहाँ पे अभिसरण में क्या होता है, अभिसारी संचलन में विनाशात्मक, इसे कहते हैं हम विनाशात्मक। विनाशात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आएंगे तो इसमें टकराव होगा, टकराव की वजह से जो भारी प्लेट होगी वो एक दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी। जैसे इसमें ये आपकी भारी प्लेट हो गई, मान लीजिए कि यदि ये महासागरीय है, महासागरीय यदि प्लेट है, और ये हो गई महाद्वीपीय, तो महाद्वीपीय होगी तो महासागरीय प्लेट क्या करेगी, इसके अंदर संचलित होगी और नीचे जा कर के क्या होगी, इसमें टूटेगी, और नीचे तापमान बढ़ेगा, तो जिसे नीचे जाएगी इसे बेनियफ जोन के नाम से जानते हैं। और तापमान बढ़ने की वजह से ये जो प्लेट है महासागरीय प्लेट है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टूट करके पिघल जाएगी, पुनः मैग्मा का रूप ले लेगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेट का विनाश हो रहा है, एक महासागरीय प्लेट का एक दूसरे महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाके टूट फूट द्वारा इसका विनाश हो जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं विनाशात्मक सीमा। और यहाँ पे नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नई प्लेटें बन रही हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रचनात्मक सीमा। देखिए इसमें यदि हम अपसारी संचलन की बात करें तो अपसारी संचलन का यदि उदाहरण हम देखना चाहें कि हमें कहाँ पे मिलेंगी पृथ्वी के धरातल पे, तो यहाँ पे हमें जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। अटलांटिक के महासागर के बिल्कुल बीच से वो जो मिड है, मिड अटलांटिक रिज, उसी के सारे प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही हैं। तो यहाँ पे हमें उदाहरण देखने को मिल जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। और जो विनाशात्मक सीमा हमें देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, ये मिल जाएगा जैसे कि आपका ये यहाँ पे था दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पास ये इस प्रकार की प्लेट हमें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे इधर आपका यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रृंखला और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं इसी प्लेटों की, यहाँ से आपका प्रशांत, तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट हो जाएगी, ये हो गया आपका अमेरिकन प्लेट। तो ये इधर का तरफ गतिशील है और ये इस साइड गतिशील है। तो इन दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिसरित हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लेटें जाएंगी, ये प्लेट महासागरीय है, डेंसिटी अधिक होगी, भारी होगी, तो इस प्लेट के नीचे क्या होगी, अभिसरित होगी, और इसका यहाँ पे विनाश होगा, प्लेट नीचे जा करके टूट करके क्या होगी, पुनः मैग्मा का रूप ले लेगी, उस प्लेट का यहाँ पे विनाश हो रहा है। तो ये उदाहरण हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट व अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत, यहाँ पे हमें अपसरित सीमा देखने को मिल रही है। देखिए जो तीसरा होता है इसे हम कहते हैं, इस संचलन का नाम है, इसको हम कहते हैं समानांतर प्लेट संचलन। समानांतर आपका हो गया समानांतर प्लेट संचलन। देखिए इसे संरक्षित प्लेट सीमा भी कहते हैं। संरक्षित इसलिए कहते हैं क्योंकि सुरक्षित रहती है, इसमें ना तो विनाश होता है ना तो टूट होता है, बिल्कुल एक दूसरे के
समानांतर निकल जाती हैं गति करते हुए। तो इसलिए देखिए इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से संचलन हमें देखने को मिलेगा। इस प्लेट में जैसे ये 2 प्लेटें होंगी, आपकी 2 स्थलीय प्लेट हो गई, तो इसमें से ना तो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना एक दूसरे के पास आएंगे, बल्कि एक दूसरे से किनारे से ही सरक करके गति करके अपना निकल जाती हैं प्लेटें। तो हमें कुछ इस तरह का इसमें देखने को मिलेगा संचलन। तो इसे हम कहते हैं समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षित प्लेट सीमा। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया के पास। ये कैलिफोर्निया घाटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना, अमेरिका के पास। तो यहाँ पे ये समानांतर प्लेट संचलन का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। देखिए इसमें एक और तथ्य है कि जो आपकी ये समानांतर प्लेट है तो एक दूसरे के पास से होकर ये सरक जाती हैं, तो रगड़ खाने की वजह से क्या है, हमें यहाँ पे अधिक भूकंप की संभावना देखने को मिलती है। अधिक मात्रा में यहाँ पे हमें भूकंप देखने को मिल जाएगा। तो भूकंप के लिए काफ़ी के प्लेट जो है समानांतर प्लेट संचलन जहाँ पे हो रहा है वो क्षेत्र काफ़ी भूकंप से प्रभावित रहता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो हमने देख लिया समानांतर प्लेट संचलन हो गया, आपका अभिसारी संचलन हो गया, अपसारी संचलन, आरोहण क्या होता है, अवरोहण धारा कैसे होती है, संवहन धारा क्या है। फिर रचनात्मक सीमा अपसरित के पास मिलेगी, अभिसरित के पास हमें विनाशात्मक सीमा मिलेगी क्योंकि प्लेटें टूट के विनाश हो रही हैं। तो ये आपका सिद्धांत खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।